तो हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने मनी नाम का जो चैप्टर है उसके बारे में बात की थी और उसके अंदर हमने मनी का इवोल्यूशन देखा था। मनी का इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने बार्टर सिस्टम देखी थी, उसके बाद हमने मेटालिक मनी, फिर कमोडिटी मनी, फिर बैंक मनी, डिजिटल मनी, ऐसे अलग अलग प्रकार के मनी जो है वो देखे थे। अभी भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर जो ये डिजिटल मनी जो है, यानी कि जो बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होती है या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर जो वॉलेट होता है, वॉलेट मतलब कि जो हम जेब में लेके घूमते हैं वो तो होता ही है, लेकिन जो डिजिटल वॉलेट होता है जैसे कि पेटीएम, जैसे कि अमेजोन के अंदर जो होते हैं, जैसे कि ये जो मोबिक्विक के अंदर है, तो ऐसे तो बहुत सारे वॉलेट प्ले स्टोर के अंदर पाए जाते हैं। तो उन सब के अंदर अगर बात करें, मतलब कि अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो भारत के अंदर तो एक तरीके से रिवॉल्यूशन ही आ गई है। भारत के अंदर बहुत सारे डिजिटल पेमेंट देखने को मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये जो भारत के अंदर है, जो पेमेंट की बाबत में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गई है, उसके पीछे कौन है, आखिर भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि भारत जो है वो डिजिटल पेमेंट में बहुत आगे है। तो जो डिजिटल मनी का जो हमारा टॉपिक है या फिर डिजिटल मनी हेडिंग के आगे जो चीज़ है वो हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पीछे अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो है एनपीसीआई। अगर आप कहीं भी भारत की जो डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर बता रहे हैं, तो आपके आंसर के अंदर एनपीसीआई नाम की चीज़ जो वो आना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक तरीके से भारत के अंदर जो डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन हुई है, मतलब कि डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, उनके पीछे अगर किसी का हाथ है, अगर उनके जो पिताजी कोई है, तो वो ये एनपीसीआई है, क्योंकि एनपीसीआई की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। आपको लगेगा ऐसा कैसे कि एनपीसीआई इतना महान कैसे है, तो वो हम इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एनपीसीआई जो है उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले समझते हैं कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले तो एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का। आरबीआई की एक स्पेशल डिवीजन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये एक तरीके से एक इसके कंट्रोल में है। तो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, इन दोनों के अंतर्गत यह कार्य करता है। यह आरबीआई जो है इसने इसको बनाया था कुछ साल पहले। आरबीआई ने एनपीसीआई को बनाया था ज़्यादातर किसके लिए? तो कि रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए। भारत के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम मतलब कि पैसों को ट्रांसफ़र करना या फिर बिल भरना है, मतलब कि रिटेल पेमेंट और जो कुछ पेमेंट सेटलमेंट करना है, उसके रिगार्डिंग जो है वो आरबीआई ने इसको बनाया था। अगर बात करें तो यह जो है ये कंपनीज एक्ट जो 1956 है उसके अंतर्गत यह सेक्शन 8 के अंतर्गत बनाई गई एक कंपनी है। आरबीआई ने ही इसे बनाया था। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंदर 10 से आसपास बैंक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था सेक्शन 8 के अंतर्गत। सेक्शन 8 के अंतर्गत जो कंपनी होती है ना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब कि एनपीसीआई एक प्रकार की कंपनी है। किसने बनाया था इसको? तो कि आरबीआई और जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो और यह जो सेक्शन 8 के अंतर्गत बनाई गई है, तो एनपीसीआई क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट इसका मतलब कि एनपीसीआई जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है या फिर एनपीसीआई जो कुछ भी प्रॉफिट करती है, एनपीसीआई को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होता ही होगा, एक कंपनी है तो यह प्रॉफिट का यह क्या करते हैं? तो यह प्रॉफिट जो है ये इसको री इन्वेस्ट करते हैं। किसके अंदर? तो कोई नई प्रोडक्ट बनाने के अंदर। फिर से समझते हैं, सेक्शन 8 मतलब कि यह क्या है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मतलब कि एनपीसीआई को जितना भी प्रॉफिट, कुछ भी पैसे वगैरह मिलते हैं, तो वह उसका उपयोग नहीं करती है, बल्कि उसको री इन्वेस्ट कर देती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है। बाकी आगे बात करते हैं। अभी जो सबसे मेन चीज़ है वो अभी यहीं पर है। इसके ऑनर कौन है अभी आपको पता होना चाहिए कि यह आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और आरबीआई और जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, क्योंकि यह बात जो है वो आपको स्टेटमेंट के रूप में दे देंगे। अभी समझते हैं कि एनपीसीआई सबका बाप क्यों है, डिजिटल पेमेंट के अंदर सबका बाप क्यों है। क्योंकि इनकी प्रोडक्ट आप देखिए, एनपीसीआई ने बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई है, और यह जो जितनी भी प्रोडक्ट है उन्होंने भारतीय डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में जो है वो क्रांति सर्ज दी है। किस तरीके से? सबसे पहले इन्होंने बनाया है एईपीएस एप्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फिर है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। उसके बाद है भीम। उसके बाद है सीटीएस, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। उसके बाद है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसके बाद है नाच, यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। उसके बाद है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। उसके बाद है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये जो एनएफएस है उसके ऊपर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, और अगर आप ढंग से चेक करेंगे तो एनपीसीआई के ऊपर हर बार कोई भी यूपीएससी या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर बार क्वेश्चन पूछती ही रहती है। जो कोई भी क्वेश्चन हो, इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर आप चले जाइए तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा।
उसके बाद NUUP सर्विस जो है वो भी ये NPCI ने बनाया है। फिर आधार मैपर और रुपे कार्ड भी बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अगर NPCI ने बनाई है तो वो है UPI क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो छोटी एग्जाम होती है 1 डे वाली, यानी कि क्लास 3 क्लास 4 लेवल के, उसके अंदर तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई UPI का फुल फॉर्म क्या है। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये UPI वही चीज़ है जो आप गूगल पे, अमेजोन पे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ोन पे में और उन सब में जो उपयोग करते हैं, ये वही है। अभी यह सब तो हमने देख लिया कि यह बहुत सारी इसकी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट काम क्या करती है वो समझते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट की मदद से जो है वो भारत डिजिटल पेमेंट सेक्टर में बहुत आगे है। भाई सबसे पहले समझते हैं कि AEPS एप्स क्या है। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है। यह किस तरीके से काम करती है, मान लो कि गांव के अंदर कोई इंसान रह रहे, मान लो कि गांव के अंदर कोई दादी रह रहे, तो वो दादी है या फिर दादाजी है, तो अभी और आसपास में कहीं पे भी बैंक है नहीं, तो दादी है और दादाजी है, तो उनको मान लो कि पेंशन के पैसे आ रहे हैं, हर महीने 1000-2000 जितने भी पेंशन के कोई पैसा है, वो मान लो कि उनके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे उठाने कहाँ जाएंगे, उनके पास तो ATM भी होगा नहीं, मतलब कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी होगा नहीं। और अगर मान लो कि डेबिट कार्ड है भी, तो गांव के अंदर ATM की इतनी सुविधा होती नहीं है कि वो वहाँ पर जा सके। तो ऐसे केस जो है वहाँ पर AEPS जो है वो बहुत ही क्रांतिकारी स्वरूप से काम आता है। AEPS किस तरीके से होता है, मतलब कि जो कोई भी इंसान है वह बैंक अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से पैसे उठा सकता है। किसकी मदद से, यह एक फिंगरप्रिंट की डिवाइस होती है, फिंगरप्रिंट की डिवाइस। इसमें क्या करना है आपको, जो जिस भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं, यानी कि पैसे उठाने हैं, तो क्या करना है, उसका जो आधार नंबर है सिर्फ वो आधार नंबर डालना है, और जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट की डिवाइस है उसके ऊपर अंगूठा रखना है या फिर उंगली रखनी है, जिससे उसकी जो है वेरिफिकेशन हो पाए और फिर पैसे डायरेक्टली उठ जाएंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन यह होता है कि भाई तो ये फिंगरप्रिंट डिवाइस और ये सब लेना पड़ेगा, तो कहीं नहीं, यह सब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए RBI ने एक स्कीम निकाल रखी है BC, जिसे बोलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर एक दूसरा नाम उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है बैंक मित्र। क्या है बैंक मित्र, तो यह जो बैंक मित्र होते हैं ये लोग क्या करते हैं, बैंक मित्र लोग होते हैं वो गांव जाते हैं अपनी किट लेके। उसकी किट में क्या होता है, एक मोबाइल होता है और यह जो AEPS की डिवाइस होती है फिंगरप्रिंट वाली, ये डिवाइस होती है, क्योंकि ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है। तो इनको क्या करना है कि गाँव जाते हैं और बोलते हैं कि सभी लोगों को बोलते हैं कि भाई पैसे उठाने हैं, पैसे जमा करवाने हैं, तो ये फिंगरप्रिंट की डिवाइस से ही क्या हो जाता है, पैसे का विड्रॉल और डिपॉजिट, यानी कि जमा कराने हो या फिर ऊपरने हो, दोनों ही काम जो है वो इसी से हो जाते हैं। तो गांव के लिए यह एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी एक बात समझते हैं, यहाँ पर ये फिंगरप्रिंटेड डिवाइस का उपयोग हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। किस तरीके से, मान लो कि पहले क्या होता था कि अगर बैंक से कोई इंसान जो है वो पैसे उठाता है, तो उसने मान लो कि सिग्नेचर की है, तो सिग्नेचर उसकी है, तो उसकी सिग्नेचर को क्लोन किया जा सकता है या फिर उसको टेम्परेट किया जा सकता है, उसको कॉपी किया जा सकता है। उसी तरीके से मान लो कि डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड भी मान लो कि आपका डेबिट कार्ड जो है वो चोरी हो गया, और किसी को मान लो कि या फिर किसी ने जानबूझकर चुरा लिया और उसको पहले से ही आपका जो पिन पासवर्ड है वो पता है, तो यह सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट वाली डिवाइस है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप जिसके नाम का अकाउंट है उसका जो फिंगरप्रिंट है वो तो कॉपी कर नहीं सकते, वो तो उसका अंगूठा तो काट कर नहीं ले जा सकते एकलव्य की तरह या फिर गुरु द्रोण की तरह, वो तो हो नहीं पाएगा। तो मतलब कि ये सिक्योरिटी में बहुत लेटेस्ट लेवल की है। तो AEPS के बारे में आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर दूसरी बात और समझते हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी DBT स्कीम चलाई जाती है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार जो कोई भी सहायता देती है, जो कोई भी वेलफेयर स्कीम देती है, जो कोई भी सब्सिडी वगैरह देती है, मान लो कि विडो पेंशन यानी कि जो विधवा लोगों को पेंशन देने, या फिर मान लो कि जो ओल्ड एज वृद्ध लोगों को पेंशन देने, या फिर मान लो कि स्कॉलरशिप देनी है विद्यार्थियों को, तो यह सभी चीज़ जो है वो AEPS से ही ट्रांसफ़र करती है। AEPS के माध्यम से DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार गवर्नमेंट जो है वो फंड एलोकेट करती है और डायरेक्टली ही जो विद्यार्थी या फिर जिसको वो फैसिलिटी लाभ मिलना है उसके बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट वो पैसे जो है वो चले जाते हैं, वो AEPS और DBT की मदद से। तो इसके पीछे दिमाग किसका है, इसके पीछे दिमाग जो है वो NPCI का है। दूसरी जो प्रोडक्ट थी वो थी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अभी लास्ट कुछ दशकों से आपने देखा होगा कि अभी आप अगर मान लो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बिल पे करना है, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, अगर आपको लैंडलाइन जो है उसका बिल पेमेंट करना है, मान लो कि आपको कोई टैक्स, आपका जो घर का जो टैक्स है वो भरना है, मतलब कि कुछ भी आपको पे करना है, तो आप अमेजोन से या फिर फ़ोन पे से या फिर फ्री चार्ज, बहुत सारी जो एप्लीकेशन है पेटीएम वगैरह, वहाँ से भर देते।
तो यह आखिर किस तरीके से पॉसिबल हो पाया? यह पॉसिबल हो पाया बीबीपीएस की मदद से, क्योंकि ये जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत एनपीसीआई ने क्या बोला? एनपीसीआई ने क्या किया, जितने भी जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले होते थे, जितने भी ये मोबाइल रिचार्ज वाले होते थे, उन सबको एक तरीके से बोला कि आप जो है वो हमें अपनी सर्विसेज दे दो। मतलब कि आपका जो रिचार्ज करने का जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया और उस प्लेटफॉर्म से जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट और वो सब करते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट जितने भी बिल होते हैं, जितने भी बिल जो बिल पेमेंट करने होते हैं, उन सभी एक ही सिंगल विंडो, एक ही जगह से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहाँ से? तो क्या भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। आप बोल रहे हैं कि हम तो बीबीपीएस की वेबसाइट पे जाते नहीं, हम तो अमेजोन से ही कर देते या फिर पेटीएम फ़ोन पे से ही कर देते। तो मतलब कि ये जो फ़ोन पे और ये जो पेटीएम, उनके पास जो सर्विस जाती है वो लोग एनपीसीआई की बीबीपीएस से ही खरीदते हैं, वहीं से ही उनको भी दिया जाता है। तो मतलब ये क्या है? इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया ऑफरिंग इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस। मतलब कि कस्टमर को जो बिल पेमेंट की सर्विस है, बिल भुगतान करने की जो सर्विस है वो देने का काम जो है वो ये करता है। इससे क्या हो गया, आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि पहले क्या होता था कि आपको अगर बिल पेमेंट करना है तो लंबी लंबी जो कतार होती है उसके अंदर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अभी वो कतार में खड़े रहना जो है वो अभी लास्ट कुछ मंथ से जो है वो हिस्ट्री बन गया। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि अभी सभी लोग जो है वो ऑनलाइन ही बिल पेमेंट करते हैं। अभी भी कुछ लोग जो है वो ऑफलाइन जाके ही बिल पेमेंट करते हैं। मतलब कि इसने कुछ सुधार तो किया है, 100% सुधार नहीं किया है, लेकिन कुछ तो किया है। आगे जो प्रोडक्ट एनपीसीआई ने जो बनाई है वो है भीम। भीम क्या है? भीम एक एप्लीकेशन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये पेमेंट ट्रांसफ़र करने की एक एप्लीकेशन है। जिस तरीके से गूगल पे, फ़ोन पे है, उसी तरीके से ये भीम जो है वो भी एप्लीकेशन है जो यूपीआई की मदद से रियल टाइम यानी कि ऑन द स्पॉट जो है वो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। अभी यह सब अभी आपको समझने में ऐसा लगेगा कि भाई इसमें क्या है, ये तो अच्छी है, इसमें रिवॉल्यूशन कैसे आ गया, क्रांति। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको पहले उसका जो चित्र है दिमाग के अंदर वो क्लियर करना पड़ेगा किस तरीके से। आप पहले समझो, मान लो कि आज से 10-20 साल पहले की परिस्थिति जो है वो उसको आप इमेजिन करो। मान लो कि साल 2000 का था, 2000 का साल था या फिर 1990 का साल था। अगर तब आप मान लो कि दिल्ली में रह रहे हैं और अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं अहमदाबाद के अंदर, तो अहमदाबाद के अंदर तब आपको पैसे भेजने हैं तो किस तरीके से होता? तो आपको सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर कोई बैंक जो है बैंक में जाना पड़ता था, बैंक में वो स्लिप जो है वो भरनी पड़ती थी, और वो भी अहमदाबाद में आपको जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं तो उसकी जो बैंक है, मान लो कि उसका अकाउंट एसबीआई स्टेट बैंक में है, तो आपको भी दिल्ली की एसबीआई में जाना पड़ता था और बहुत सारी मतलब कि जो झंझट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अभी तो क्या है, अभी आपको वहाँ पर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप जो भीम एप्लीकेशन है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, उन सबसे डायरेक्टली क्या किया भाई, सामने वाला का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डाला, या आईएफएस कोड जो है आईएफएस वो डाल दिया, या फिर मान लो कि उसका यूपीआई आईडी है वो डाल दिया, या फिर क्यूआर कोड है वो डाल दिया, और तुरंत जो है वो पैसे जो है वो चले जाते हैं। मतलब कि सेकंड का खेल जो है वो अभी बच गया, या फिर मिनटों के अंदर जो है वो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो भीम जो है वो यही काम करता है। क्या काम करता है? जो गूगल पे और फ़ोन पे वो सब जो करते हैं वही ये पेमेंट ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यूपीआई के ऊपर यह जो है वो काम करता है। 30 दिसंबर 2016 को इसको जो है लॉन्च किया जाता था, और इसके ये क्या फैसिलिटी देता है कि डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी बैंक से जो है वो डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कैशलेस इकोनॉमी जो है वो बनाई जाए। तो भीम भी एक बहुत अच्छी पहल थी। भीम के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है कि भाई एनपीसीआई 30 दिसंबर किसके ऊपर चलता है, कैसे चलता है, इस तरीके से। आगे दूसरी एक प्रोडक्ट है जो एनपीसीआई ने बनाई है, उसका नाम है सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अभी ये चेक की सिस्टम क्या है वो समझो। मान लो कि आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपने उसको चेक दे दिया, मान लो कि 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो अभी ये चेक आपने उस पार्टी को दे दिया, सामने वाली पार्टी को, तो वो क्या करेगा, तो वो जो ये चेक है वो यह चेक जो है वो बैंक में जमा करवाएगा, बैंक में जाके देगा। और बैंक क्या करेगी, बैंक जो है वो देखेगी कि ये चेक जो है वो किस बैंक का है, और यह जो चेक है वो उस बैंक में वहाँ पर फिजिकली उस बैंक को कुरियर करेगा, यानी कि पोस्ट करेगा। लेकिन अभी ये जो सीटीएस है, सीटीएस उसके आने से यह जो सिस्टम है वह चेंज हो गई है। किस तरीके से चेंज हो गई? क्योंकि अभी जो बैंक होती है उसको यह जो चेक है वो फिजिकली पोस्ट नहीं करना पड़ता है, यानी कि भौतिक रूप से पोस्ट नहीं करना पड़ता है या फिर कुरियर नहीं करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी जो जिस भी बैंक के पास वह चेक गया है तो वो उस चेक को स्कैन कर देते हैं, यानी कि उसका फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर तुरंत जो है उसको भेज देते हैं। मतलब कि उसका सिर्फ फ़ोटो भेजना रहता है। पहले क्या होता था कि उस
उस चेक जो है उसको फिजिकली कुरियर करके या फिर पोस्ट करके भेजना पड़ता था, लेकिन अभी सिर्फ स्कैन करके फ़ोटो भेजकर ही काम हो जाता है। ऐसा किस तरीके से पॉसिबल है? ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके ऊपर ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR नाम का कोड जो है वो लिखा हुआ होता है। तो जो स्कैन करते हैं तब वो इसको पहले ही देख लेता है कि भाई ये ये इंक जो है वो मतलब कि उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अभी CTS की आने की मदद से क्या हुआ, तो कि जो चेक है उसको फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरियर करने की, पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोटो खींच के स्कैन करके ही काम हो जाएगा। पर भी ये पे आप ये जो CTS है उसके बारे में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी दूसरी एक सर्विसेज जो NPCI ने शुरू की है वो क्या है? वो है IMPS। IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये भी एक तरीके से पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि जो पेमेंट पैसे जो है वो भेजने के लिए या फिर पेमेंट सेटलमेंट के लिए ही बनेगी एक एप्लीकेशन है। इससे भी आप पैसे जो है वो किसी को भेज सकते हैं या फिर जो पैसे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पेमेंट सेटलमेंट होता है वो किस तरीके से होता है? इमीडिएट होता है। इमीडिएट में यानी कि तत्काल। अभी कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट एक जगह से, मान लो कि A ने B को पैसे भेजे, तो यहाँ से यहाँ तक इसके बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट तक पैसे जाने के लिए कई बार 1 घंटा 2 घंटा या फिर 1 दिन 2 दिन जो है वो लग जाते हैं। लेकिन IMPS में ऐसा नहीं होता है। IMPS में जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? इमीडिएट होते हैं। इमीडिएट यानी कि तत्काल, भाई इंस्टेंट, तत्काल जो है वो हो जाते हैं। इंस्टेंट पेमेंट, इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल की मदद से, इंटरनेट बैंकिंग की मदद से या फिर एप्लीकेशन की मदद से इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अभी यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि यह काम तो हम नेट बैंकिंग से भी करते हैं। अभी ये जो नेट बैंकिंग से आप जो करते हैं उसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है वो ये NPCI ने बनाया है और ये IMPS इसी तरीके से बनता है। मतलब कि अलग अलग बैंक खुद ये बनाने नहीं बैठी है। अगर मान लो कि एक्सिस बैंक में आप IMPS कर रहे हैं या फिर ICICI में आप जो है IMPS कर रहे हैं, तो ये उन्होंने नहीं बने, ये भाई NPCI ने बनाकर उनको दिए, वो सिर्फ उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से एक और चीज़ आती है NEFT। NEFT होती है वो भी इसी ये पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए ही होती है। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये सभी फंड ट्रांसफ़र के लिए ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लिमिट जो है वो अलग अलग होती है। आगे मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि इन सब में क्या तफावत रहता है। RTGS भी पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए ही है। ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन ये जो RTGS है ना वो बड़ी रकम के लिए, मतलब कि RTGS करना है तो मिनिमम अमाउंट तो 2 लाख होना चाहिए, मतलब कि बड़े खिलाड़ियों के लिए है, अगर बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए। आगे एक दूसरी चीज़ है वो है क्या? नाच। नाच क्या है? तो क्या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये भी NPCI ने ही बनाया है। इस प्रोडक्ट में क्या होता है, तो इसका मेन काम क्या है, तो क्या सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग सर्विसेज दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग इंटरबैंक हाई वॉल्यूम लो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर मान लो कि नाच के बारे में आपको स्टेटमेंट देगा इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो यही जो है वो आपको स्टेटमेंट में रख देगा कि नाच क्या है, तो क्या हाई वॉल्यूम और लो वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आपको करने हैं और रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन करने हैं और पीरियोडिक नेचर के ट्रांजैक्शन अगर आपको करने हैं तो नाच का उपयोग आप कर सकते हैं। इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। इन कीवर्ड को आप समझने की कोशिश करें। मान लो कि आपको हर महीने जो है वो बिल पेमेंट करना होता है। मान लो कि हर महीने आपको 500 रुपये का रिचार्ज जो है वो करना है, तो हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो है वो 500 रुपीज़ डिडक्ट हो जाए, कट हो जाए और हर महीने ऑटोमेटिक आपका रिचार्ज जो है हो जाए। तो यह पॉसिबल है किस तरीके से? ये नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस यानी कि नाच की मदद से। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव आपको हर महीने करना ही है और पीरियोडिक हर महीने करना है। दूसरी बात, मान लो कि अगर आपको अभी यहाँ पर हाई वॉल्यूम और लो वैल्यू की बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता होगा तो कई बार कंपनी जो है वो अपने जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर धारक होते हैं, उनको क्या करती है, उनको डिविडेंड देने का काम करती है। तो मान लो कि कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है और उसके जो शेयर होल्डर है वो भी 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं और सभी को वो 1-1 रुपया देने का काम करती है। तो अभी कंपनी के लिए तो यह बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी कि वो कंपनी जो है उनके घर पे जाए और 1-1 रुपया दे। या फिर यहाँ पर दूसरी बात ये भी हो जाएगी कि कंपनी एक इंसान से जो है वो बैंक अकाउंट डिटेल मंगवाए और फिर उसमें फिजिकली या फिर मैन्युअली जो है वो 1-1 रुपया ट्रांसफ़र करने बैठे, तो यह बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तब ऐसे में काम आता है नाच। नाच में कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी को सिर्फ डिटेल डालनी होती है कि 1 रुपये सभी शेयर होल्डर के खाते में चले जाए, तो ऑटोमेटिकली ये नाच की मदद से जो है वो चले जाते हैं। अगर आपके पास भी ये स्टॉक मार्केट में अगर डिविडेंड आता है तो ये नाच का मैसेज ही आता होगा। या फिर मतलब कि इसमें क्या होता है, अभी ये जो
डिविडेंड वाला खेल होता है तो इसमें क्या होता है, हाई वॉल्यूम होता है, लेकिन वैल्यू क्या होती है, लो वैल्यू होती है। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा पैसे, 1 लाख रुपये ट्रांसफर करने हैं तो 1 लाख शेयर होल्डर को करने हैं तो 1 लाख, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ 1 रुपये ही होती है, एक इंसान को मिलेंगे तो सिर्फ, तो मतलब कि हाई वैल्यू, हाई वॉल्यूम और लो वैल्यू ट्रांजेक्शन करना है, रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन करना है, पीरियोडिक ट्रांजेक्शन करना है। इसी तरीके से मान लो कि आपका इंश्योरेंस है या फिर हर महीने आपको कोई जो है वो प्रीमियम पे करना है, किसी भी मान लो कि इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, वो बाइक इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी है, तो वो आप नाच की मदद से जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मेन यही काम है, ये आपको स्टेटमेंट के रूप में दे देंगे। अभी दूसरी एक प्रोडक्ट है इसकी एनसीएमसी क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यह एक वन नेशन वन कार्ड नाम की एक स्कीम आई थी, उसी के रिगार्डिंग यह बनाया गया है। मतलब कि एक ऐसा कार्ड बनाया है एनपीसीआई वालों ने कि जिस कार्ड के अंदर आपको, एक कार्ड जो होता है ना वो प्रीपेड होता है, डेबिट कार्ड के जैसा होता है। इसमें पहले आपको क्या करना है, पैसे लोड करके रखने हैं। इसके बाद क्या करना है, इस कार्ड का उपयोग आप मेट्रो में टिकट लेने के लिए या फिर बस में या फिर रेलवे में कहीं पर भी आप जो है वो टिकट लेने के लिए जो है वो कर सकते हैं। पूरे देश में एक ही कार्ड जो है वो चलेगा, लेकिन अभी ये नास्केंट स्टेज में, अभी ये पूरी तरीके से पूरे भारत में अभी चला नहीं है, कुछ शहरों में ही चलता है। ये एनसीएमसी जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अंतर्गत आता है, वो इसका जो है वो देख रेख रखती है। इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करना है तो ये एनसीएमसी आपके बहुत ही काम आ जाते हैं। टोल भरने के लिए और इन सब में भी काम आ जाते हैं। यहाँ पर आपने चित्र के ऊपर से समझ सकते हैं। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है एनएफएस के ऊपर मैंने बोला यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया है ऑलरेडी। एनएफएस का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये क्या है, तो कि यह लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर्ड एटीएम। भारत के अंदर जितने भी एटीएम, अभी मान लो कि ये एसबीआई का एटीएम है और यह जो दूसरा है वो आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। अगर आपने अपने ये जो एसबीआई के एटीएम से 5,000 रुपये जो है वो विड्रॉ किए, मतलब कि पैसे उठा लिए, तो ये आईसीआईसीआई वाले एटीएम को कैसे पता चलेगा कि इसके अकाउंट से जो है वो 5,000 डेबिट हो गए हैं। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी एंट्री तो होनी चाहिए ना। तो इन सब के लिए मतलब कि एक सर्वर होना चाहिए, जो हमने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में जो हमने समझा था, ये कुछ इसी तरीके से, मतलब कि भारत के अंदर जितने भी एटीएम हैं उन सभी को, वह सभी ज्वाइंट कहाँ से है, तो वो एक स्विच से ज्वाइंट है। उस स्विच का नाम है एनएफएस, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच। भारत के अंदर जितने भी एटीएम है वह सभी एक स्विच के साथ, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के अंदर जो है वो जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ताकि कोई भी एटीएम के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो दूसरे एटीएम को पता चल जाए, ताकि कोई जो है फ्रॉड और वो सब जो है ना हो पाए। तो एक नेटवर्क है एटीएम का, ये किसने बनाया है, तो ये IDRBT यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने ये बनाया था। ये भी एनपीसीआई के अंतर्गत, इसको चलाने का काम जो है वो भी एनपीसीआई करती है 2022 से। यहाँ पर क्या है वो आप एक बार पोस्ट करके देख लेना। अभी 2 लाख से भी ज़्यादा एटीएम जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। 2004 से यह सुविधा जो है चल रही है। आगे एक दूसरी जो सुविधा है, अगर मान लो कि अभी तक हमने जितनी भी बात की वो तो किन लोगों के लिए, अगर जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर कोई नेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट डिजिटली अगर इम्पावर्ड है उसी के लिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई इंसान गाँव में रह रहे या फिर कोई शहर में भी रह रहे, लेकिन उसके पास तो फीचर फ़ोन है, मतलब कि वो स्विच जो पुराना नोकिया का फ़ोन आता था स्विच वाला, अगर मान लो कि वो फ़ोन है तो उनको इस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज का उपयोग करना है, तो उसके लिए एनपीसीआई ने कुछ किए है कि नहीं किया। हाँ, तो उनके लिए भी नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसको अगर ये डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रयोग करना है तो वो अपने फ़ोन के अंदर *99# जो है वो डायल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है उसको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें बोलेंगे कि पेमेंट ट्रांसफ़र, बैंक बैलेंस चेक करना, विड्रॉ, डेबिट, ये सब कुछ जो है वो इसकी मदद से कर रहे हैं। उसका नाम क्या है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। तो मतलब कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुविधा जो है वो इन्होंने दी है। आगे दूसरी बात करते हैं कि इन्होंने एनपीसीआई ने एक और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, रुपये। अभी ये जो रुपये क्या है ना, ये एक प्रकार का पेमेंट गेटवे है। अभी पेमेंट गेटवे क्या है ना, वो मैंने इससे आगे एक वीडियो में समझा दिया है, वो वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। या फिर मैं आपको अभी सिर्फ इन शॉर्ट समझा देता हूँ। तो वो क्या है, यह पेमेंट गेटवे यानी कि एक तरीके से ऐसा दरवाजा होता है मर्चेंट और जो कस्टमर है। तो मर्चेंट को क्या करना है, कस्टमर से पैसे लेना है। तो मर्चेंट को कस्टमर से पैसे लेने के लिए जो दरवाजा होता है, यानी कि जो पाइपलाइन होती है, वो पाइपलाइन जो है वो पेमेंट गेटवे की मदद से जो है चलती है। तो इन शॉर्ट, मर्चेंट को कस्टमर से पैसे प्राप्त करने के लिए, मर्चेंट को कस्टमर से यानी कि व्यापारी को ग्राहक से पैसे लेने के लिए जो सुविधा देता है उसे हम पेमेंट गेटवे कहते हैं। तो ऐसे पेमेंट गेटवे ये मास्टर कार्ड और वीज़ा
और मेस्ट्रो कार्ड, ये सभी जो है वो इस तरीके की पेमेंट गेटवे की सुविधा दिया करते थे। लेकिन ये सभी फॉरेनर थे, तो एनपीसीआई ने देखा कि हम भी अपना खुद का पेमेंट गेटवे बना देते हैं, तो इन्होंने अपना खुद का पेमेंट गेटवे बनाया। क्या? रुपये जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है वो देने का काम करती है। तो मतलब कि रुपये भी एक बहुत ही अच्छा रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी पगला है। डेबिट कार्ड बनाता है, क्रेडिट कार्ड बनाता है, कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड बनाता है। ये जो एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो बनाया था वो ये रुपये वालों ने ही बनाया था। भारत क्यूआर कोड और यह सब बनाता है। ये रुपये का एक बहुत और अच्छी बात क्या है कि ये भारत में भी चलता है और विदेश में भी चलता है। सिंगापुर में, भूटान में, मालदीव में, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, जितने भी देश में चलेगा तो वो हमारे लिए अच्छा है। और नए नए देश जो है वो इसको स्वीकृति दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट देश जो है वो फ्रांस है। फ्रांस ने भी ये रुपये कार्ड को मान्यता दे दी है। अभी फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप के अंदर यह एक चल रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि यूरोप वाले जो है वो अपने आप को सत्तर या फिर उच्च मानते हैं, अभी वो सुप्रीम मानते हैं अपने आप को, और वो ऐसा मानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। तो मान लो कि जो इंसान, जो देश अपने आप को टेक्नोलॉजी में एडवांस मानते हैं और वो भी हमारी जो सर्विस है वो उपयोग कर रहे हैं, तो मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ तो दम हो गई। अभी इसकी टैगलाइन क्या है रुपये कार्ड की? तो 1 लाइफ 1 रुपये। ये भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लेते हैं। अभी दूसरा जो है वो लास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूपीआई एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसने पूरी दुनिया में एक क्रांति मचा दी है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या करना है? मान लो कि आपको ये एक तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी है, पेमेंट सिस्टम, जिससे आप एक इंसान से दूसरे बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि अभी तक सभी जो टेक्नोलॉजी देखी वो उसी में वही तो काम था कि एक से दूसरी जगह पैसे भेजने। लेकिन यूपीआई में क्या है? यूपीआई में आपको जो है वो अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सामने वाला जो व्यक्ति है उसके सिर्फ मोबाइल नंबर से ही जो है वो उसके बैंक अकाउंट में पैसे जो है डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे जो पर्सनल डिटेल है वो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, अगर वह जाहिर नहीं करेगा, फिर भी जो है वो मतलब कि प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर बनी रहेगी। अगर मान लो कि किसी को अपना मोबाइल नंबर भी नहीं देना है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो एक यूपीआई आईडी जनरेट कर सकता है। यूपीआई आईडी अपने तरीके से, जिस तरीके से ईमेल आईडी होता है उसी तरीके से वह अपने तरीके से एक यूपीआई आईडी जनरेट कर सकता है, और उससे जो है उससे भी यह जो पेमेंट जो है वो हो सकता है। ये एक तरीके से क्या है, मतलब कि पीयर टू पीयर, यही पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, इस तरीके से जो है वो ये चलते हैं। और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एपीआई, तो मतलब कि सभी एप्लीकेशन वाले भी इसी का उपयोग करता है। आरबीआई इसका रेगुलेशन करती है। यूपीआई के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 11 अप्रैल 2016 को इसको जो है लॉन्च किया था। यूपीआई जो है उसी की मदद से अभी ये जो गूगल पे, फ़ोन पे, ये जो भारत के अंदर जो चल रहे हैं वो ये यूपीआई टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करते हैं। फटाफट से जो है वो इंस्टेंटली रियल टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। यूपीआई ने भी रिवॉल्यूशन सर दी। अभी ये जो फ्रांस है, फ्रांस ने बोला कि हम भी ये यूपीआई का उपयोग करेंगे। अभी यूके, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन भी बोल रहे हैं कि हम भी इसका उपयोग जो है वो करेंगे। यूएई, सिंगापुर, वो तो कब से ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एनपीसीआई साइन एग्रीमेंट इनेबल यूपीआई इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो बोल रहे हैं कि हमें भी चाहिए, कि हमें भी ये यूपीआई का जो है वो उपयोग करना है। यहाँ पर यूपीआई की जो सक्सेस है वो आप इससे भी अंदाज लगा सकते हैं कि गूगल जो है, गूगल नाम की जो कंपनी है, वो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसको बोल रहा है कि आप भी यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज जो है वो अमेरिका में शुरू करो। मतलब कि कई बार भारत के अंदर लोग बात करते हैं कि हमें अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन गूगल बोल रहे हैं कि भाई ऐसी जो ये पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की बात है, उसमें अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। तो ये इसी से पता चलता है कि ये जो भीम एप्लीकेशन या फिर यूपीआई जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। अभी यह सब बात तो ठीक है। आगे एक और प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है, वो क्या है? फास्टैग। फास्टैग के बारे में आपको पता ही होगा कि ये गाड़ी के ऊपर लगाया जाता है, व्हीकल के ऊपर, और जो टोल होता है, टोल टैक्स, वहाँ पर ऑटोमेटिकली टोल जो है वो कलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फास्टैग, गाड़ी के ऊपर एक टैग लगाया जाता है और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी काम करती है, रफीड। रफीड टेक्नोलॉजी क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके अंतर्गत जो आपका डिजिटली ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से या फिर आपका जो वॉलेट है फास्टैग का, उससे पैसे जो है वो कट जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे टाइम सेव होता है, समय जो है वो बच जाता है, और जो कैशलेस इकोनॉमी है उसको भी जो है वो बूस्ट मिलता है। फास्टैग के बारे में भी आप जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी एक और चीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, वो क्या है? भारत क्यूआर कोड। ये जो क्यूआर कोड आया था, तो क्यूआर कोड में कई बार क्या होता था कि गूगल पे का क्यूआर कोड जो है तो फ़ोन पे में नहीं चलता है, फ़ोन पे का है तो पेटीएम में नहीं चलता है। तो फिर इनका समाधान स्वरूप, मतलब कि इंटरऑपरेबिलिटी का प्रॉब्लम था, तो एनपीसीआई ने इसका समाधान स्वरूप ये भारत क्यूआर कोड बना दिया कि अभी किसी से भी आप स्कैन करो, ये स्कैन हो ही जाएगा। भारत क्यूआर के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मतलब कि एनपीसीआई के बारे में अभी हमने पूरे का पूरा डिटेल जो है वो देख लिया। अभी आपको पता चल गया होगा कि भाई एनपीसीआई जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो रिवोल्यूशनरी जो प्रोडक्ट है वो बनाई है, जैसे कि यूपीआई, जैसे कि भीम, जैसे कि एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरी बात अत्यंत महत्वपूर्ण जो आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी, यह सब चीज़ जो है वो आप ऐसे में भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने 2-3 स्टेट पीसीएस के जो पेपर देखे तो उसमें ऐसे लिखने को आया था, और यूपीएससी में भी कई बार ऐसे पूछा जा सकता है। मान लो कि कोई ऐसे पूछा गया निबंध जिसे हम बोलते हैं कि भारत के अंदर जो डिजिटल पेमेंट की रिवॉल्यूशन हुई है उसके ऊपर जो है वो ऐसे लिखो। अगर उसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये एनपीसीए के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। और एनपीसीए की जितनी भी प्रोडक्ट है, अभी जितनी भी, मान लो कि एईपीएस ने किस तरीके से गाँव में रिवॉल्यूशन ला दिया, डीबीटी में रिवॉल्यूशन ला दिया, फिर यूपीआई है, फिर ये जो भीम है, इन सब के ऊपर अब अगर आप एक एक पैराग्राफ भी लिखेंगे, और मान लो कि बहुत जितनी भी प्रोडक्ट है, फास्टैग है या फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, इन सब के ऊपर अगर आप एक एक लाइन भी लिखें, एक एक पैराग्राफ भी लिखेंगे तो आपके 1-2 पेज तो ऐसे ही हो जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है क्लास 1 क्लास 2 लेवल की, उसमें 5-10 पेज के तो ऐसे लिखने होते हैं। तो 5-10 पेज के अगर आपको ऐसे लिखने हैं तब आपके पास कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि भारत जो है वो, अभी नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले बोला था कि भारत जो है वो टेकेड में आ रहा है। टेकेड का मतलब क्या है? मतलब डिकेड का मतलब क्या है? एक दशका, मतलब कि 10 साल जिसे हम बोलते हैं। लेकिन भारत के लिए अभी ये जो 10 साल, ये जो दशका है वो क्या है? टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है और यह डिजिटल पेमेंट में तो एनपीसीए का इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। बाकी आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।